हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसा गया आपका पेपर? जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर रिवाइज किया होगा उनका पेपर मैं गारंटी ले सकती हूँ बहुत बढ़िया गया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया तो वो आगे के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को लिंक को शेयर कर दें ताकि 8th क्लास से आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अपने सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मेरे चैनल के थ्रू कर सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7th के फाइनल पेपर का सॉल्यूशन। मैथ्स का इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ही ली होंगी। 25 क्वेश्चन एक नंबर के थे और 26 से 33 2 नंबर के थे, 34 से 41 3 नंबर के और 42 से 44 5 नंबर के थे। आसान सा ही पेपर रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। देख लेते हैं जल्दी से। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन MCQ हैं, यानी एक क्वेश्चन की 4 चॉइस थी। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो। -53 जमा खाली स्थान बराबर है -53। भाई -53 में क्या जोड़ दूं कि माइनस का 53 ही आ जाए? तो सिंपल सी बात है, जीरो जोड़ो। किसी भी नंबर में जीरो जोड़ने पर वो खुद आ जाएगा, ठीक है। आंसर टिक कर दिया है मैंने। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 और -1 का गुणनफल, जब 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आता है और -1 से करेंगे तो -3। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तीसरे पर आ जाओ। भिन्न 3/4 का दशमलव समतुल्य क्या है? व्हाट इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन 3/4? इसके लिए आपको क्या करना था? 3 को बीच में रखकर 4 से भाग करना था। 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो ना जाने की जीरो, और 3 के बाद दशमलव के बाद जीरोज लगा लीजिए और यहाँ भी दशमलव। अब 3 की बजाय हम 30 पढ़ेंगे और 4 के पहाड़े को 30 तक ले जाएंगे तो 4 7 28, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से एक जीरो उतारेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 4 5 20, खत्म हो गया 0.75। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। चौथे पर आ जाइए। 0.2 गुणा 6 का फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 इंटू 6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करना था। 6 दूनी 12। अब आपकी दोनों टर्म्स में डेसिमल के बाद केवल एक अंक है तो मेरे उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूंगी और मेरा उत्तर 1.2 यानी 1.2 आ जाएगा। पांचवें पर आ जाओ। निम्न डेटा की परिसर या रेंज निकालना है। ये दे रखा है 2 3 5 6 9 4। परिसर या रेंज होता है सबसे बड़े में से, सबसे बड़ा है 9, उसमें से सबसे छोटा है 2, उसको घटा दो, आपका उत्तर 7 आ जाएगा। ये हो गया करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इसी पेज पर बता दूंगी मैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मोड। ये जो भी डेटा दे रखा है इनमें जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है। अब देखो एक कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। दो देख लो, एक ही बार आ रहा है। दो भी एक ही बार आ रहा है। तीन आ ही नहीं रहा। चार देखो कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, चार ही बार आ रहा है। 5 गिनो कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3, 5 3 बार आ रहा है। और 6 कितनी बार आ रहा है? 1 और 1 2, 6 केवल 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, तो बहुलक मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। मॉड 4 हो जाएगा। सातवें पर आ जाओ। n का मान ज्ञात करो। n जमा 5 बराबर है 19 है। n का मान निकालना है। n के अंदर 5 जुड़ा हुआ है तो इस 5 को हटा दो, यानी कि दोनों तरफ की उसमें पदों में 5 माइनस कर दो। इधर भी 5 माइनस कर दो, उधर भी। इस 5 से ये 5 कटकर यहाँ तो n रह जाएगा और 19 में से 5 गए 14, n बराबर है 14 आ जाएगा। ये सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का 8वां प्रश्न है। y घटा 4 बराबर है -7 में y का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y में से 4 घटाया गया है तो मान निकालने के लिए आप क्या करो, दोनों तरफ 4 को जोड़ दो। उल्टा करते हैं, जुड़ रहा है तो घटाते हैं, घट रहा है तो जोड़ते हैं। तो इस तरफ भी 4 जोड़ दिया और इस तरफ भी। इस 4 से ये 4 कटकर यहाँ तो केवल y रह गया और घटा का 7 और जमा का 4 विपरीत चिन्ह है। 7 में से 4 गया 3 और 7 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लग जाएगा और उत्तर -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। आगे बढ़ूं। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाओ। 20 डिग्री कोण का पूरक कोण बताएं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री।
किसी भी कोण का पूरक निकालना हो तो उसको 90 में से घटा दो, तो 90 में से 20 घटाओगे तो 70 डिग्री आएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वें पर आ जाओ, वह कोण चुने जो अपने संपूरक के बराबर है। चूज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। देखो दो ही बातें आई है, पूरक जिन दोनों कोणों का योग 90 हो, संपूरक जिन दोनों कोणों का योग 180 हो, तो सप्लीमेंट्री। वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर है, तो अगर कोण भी x है और उसका संपूरक भी, दोनों बराबर है और दोनों मिलके संपूरक बन रहे हैं, तो भाई दोनों का जोड़ कितना है, 180 है। अब दो कोण एक जैसे हों और दोनों का जोड़ 180 हो तो कितने कितने हो गए, 90 90 हो गए। फिर भी कर लो, x में x जोड़ोगे 2x बराबर है 180। अब मुझे x का मान निकालना है, तो इधर भी मैं 2 से भाग कर दूंगी और इधर भी 2 से, तो 2 कट के x आ जाएगा और 180 को 2 से भाग करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर आएगा बेटा। 11वें प्रश्न पर आ जाओ, एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती हैं? हाउ मेनी मीडियंस डज अ ट्राइंगल हैव? अगर ये आपका एक त्रिभुज है तो माध्यिका या मीडियन क्या होता है? देखो इसका नाम अगर ए बी सी है, तो जब मैं ए को बी सी के मध्य बिंदु से मिलाऊंगी तो पहली माध्यिका आएगी। जब मैं बी को ए सी के मध्य बिंदु से मिलाऊंगी तो दूसरी माध्यिका आएगी, और जब मैं सी को उसके सामने वाले मध्य बिंदु से मिलाऊंगी तो तीसरी। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 मीडियंस होते हैं। क्लियर हो गया? इससे आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। 1/4 को प्रतिशत में बदलो तो 100 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये 25% 25% आ जाएगा। 14वें पे आ जाओ, बीजीय व्यंजक 7xy जमा 5 द एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 7xy + 5 इज मोनोमियल, यानी एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या कोई नहीं। बहुत सिंपल है, जमा का निशान एक ही बार आ रहा है, एक रकम जमा से पहले है, एक उसके बाद है, 2 पद है, द्विपदी है, बाइनोमियल है। अगले पर चलते हैं, 15वें पर आ जाओ। आसान सा पेपर अभी तक देखो बिल्कुल लग रहा है। 15वां देखो, 45/30 का मानक रूप, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 45/30। 45 और 30 किसके पहाड़े में आता है? 5 के में। 5 निम 45, 5 छिके 30, और भी जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 3/2 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 तिये 45 और 15 दूनी 30, 3/2। ये 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के MCQ थे। आगे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं एक एक नंबर में। पहले 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इन सब में आपने ट्रू फॉल्स बताना है, सही गलत बताना है। पहला है 16वां है, 3/4 और 9/16 समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट है। देखो इसका तरीका क्या है, दोनों को आमने सामने रखो, अगर इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर आ रही है तो समतुल्य है। ये गुणा आ रही है 16 तिये 48 और ये आ रहा है 9 4 जा 36, जो कि बराबर नहीं है, तो ये असत्य है, ये रोंग है, ये गलत है। आगे चलो 17वें पर, क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सत्य है, दिस इज ट्रू। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सी बराबर है 2πr। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है C2πr इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये भी ट्रू है, यानी कि सत्य है। 19वें पे आ जाओ, 2 की घात 6 का मान 64 है। द वैल्यू ऑफ 2⁶ 2 की घात 6 का मतलब है 2 को खुद से 6 बार गुणा करना, करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा, तो यह भी आपका ट्रू है, T फॉर ट्रू यानी सत्य। -4 की घात 3 का मान 32 है, गलत है। -4 की घात 3 का मतलब है -4 -4 और -4, और 4 चौके हो गया 16, और 16 को 4 से करोगे तो -64 आएगा, तो ये गलत है, ये वाली बात असत्य है। और जल्दी से 21वें प्रश्न पे आ जाओ। खाली ये उपयुक्त चित्र घन का नेट है, दिस इज द नेट ऑफ ए क्यूब, रॉन्ग है। देखो नेट क्यूब बनाना है मान लो, तो यहाँ इसको नीचे रखना पड़ेगा, इसको मोड़ के यहाँ लाऊंगी और ये इधर मुड़ गया और ये ऊपर मुड़ गया, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, तो ये असत्य है, रॉन्ग है, फॉल्स है। आप इस तरह का कागज को काट कर अपना बनाकर भी देख सकते हो। अब आ जाओ 22 और उससे आगे के प्रश्नों पर। ये देखेंगे 22वां, निम्न
आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समरूपता है। द फॉलोइंग फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, ये सत्य है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, तो आप इसको जिधर भी घुमाओगे ना, इधर घुमाओगे तो भी ऐसा ही हो जाएगा, इधर घुमाओगे तो भी और इधर घुमाओगे तो भी, तो इसकी 3 बार सिमेट्री आएगी, तो ये सत्य है, एक से ज़्यादा बार है। खाली स्थान भरो 23 से 25 में साधारण ब्याज या सिंपल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो टाइम है ये, टाइम समय बटे 100। y में से z घटाने के लिए बीजीय व्यंजक हो जाएगा y माइनस जेड, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y माइनस जेड। यदि m बराबर है 2 है, इफ m इज इक्वल टू 2 है तो m माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, बहुत आसान है। तो ये एक नंबर के 25 प्रश्न थे। पार्ट सी इन्होंने कहा है 2 नंबर के 8 क्वेश्चन है, देखेंगे। पूर्णांकों का एक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। -9 और 2 ऐसे बहुत हो सकते हैं। -9 में 2 जोड़ोगे तो माइनस का 7 आएगा, माइनस का 10 और 3 भी हो सकता है, माइनस का 8 और 1 भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है। 27वें पर आ जाओ। 13 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट माइनस का 2 जमा का 1, पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो गया 13 भाग में, यहाँ तो थी अपनी बड़ी ब्रैकेट, माइनस का 2 जमा का 1, विपरीत चिन्ह है, राशियाँ अपनी घट जाएंगी, तो माइनस का 13 भाग में माइनस का 1। आप इस तरह भी लिख सकते हो, भाग का मतलब नीचे, माइनस से माइनस कटेगा, ये बनेगा 13/1, यानी कि 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8वीं क्लास के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपकी सारी की सारी वर्कबुक्स, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मैथ्स की वर्कबुक भी, उड़ान की वर्कबुक भी चैनल पर अवेलेबल है और सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी चैनल पर आ रहे हैं। धीरे धीरे कुछ चैप्टर्स के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब रखना है और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। 28वें पर आ जाओ। कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। 3 गुणा 5 सही 1/5, बहुत आसान है। 5 सही 1/5 मिश्रित भिन्न है, 5 पंजे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 26/5। आता है ना आपको? इसको कैसे करेंगे भाई, 5 को 5 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 26/5। अब ऊपर वाले 3 की 26 से गुणा करेंगे, 26 तिया 78/5 आ जाएगा। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो और चाहो तो मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 78 को 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारा 8, 5 पंजे 25, 8 में से 5 गए 3, ये बन जाएगा 15 सही 3/5। ऐसे चक्की चलती है, 15:3/5, ये आंसर आ जाएगा। अब 29वें पे आ जाओ। m का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 3m/5 बराबर 6 है, तो पहले बटे में 5 है, तो आप क्या कर दो, या तो 5 को राइट में ले जाओ, नहीं तो दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, तो 3m/5 गुणा 5, और इस तरफ भी कर दो 5 से गुणा, 5 से 5 कट गया, 3m और ये आ गया 6 पंजे 30। अब मुझे m का मान, m की वैल्यू निकालनी है, 3 नहीं चाहिए, तो अगले स्टेप में दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे, इस 3 से तो ये 3 कट के m रह जाएगा, और जब 30 को 3 से भाग करोगे तो 3 धाई 30 होता है, तो m का उत्तर 10 आ जाएगा। सब बहुत ही आसान से मिलते जुलते से प्रश्न आपको दे रखे हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 30 पर। एक समीकरण स्थापित करें, सेटअप एन इक्वेशन। किसी संख्या के 8 गुणा में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। माना संख्या बराबर है x, संख्या हो गई x, उसका 8 गुणा यानी x गुणा 8, उसमें 4 जोड़ेंगे, तो इसको ब्रैकेट में रखकर 4 जोड़ देंगे, तो मेरा उत्तर 60 आना चाहिए, यानी बराबर में 60। अब आप 8 को x से गुणा करोगे तो 8x जमा 4 बराबर 60, ये हमारा समीकरण आ जाएगा। बस इतना ही हल करना है। 31वें पे आ जाओ। यदि L समानांतर है M के, ये समानांतर का निशान होता है, पता है ना आपको कि भाई ये L रेखा और M रेखा कभी भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, तो x का मान बताओ। इसको थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ मैं, और अब देखेंगे। जब दो रेखाएं
जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उनको काटती है तो हमारे कुछ तरह के कोण आपको पता होने चाहिए। एक तो ये जो दो कोण हैं, ये दोनों, ये शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं और हमेशा बराबर होते हैं। तो जब ये वाला कोण 110 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी 110 डिग्री आएगा। शीर्षाभिमुख कोण आप इसको कह सकते हो। आप इसको कोण एक नाम दे दो और आप लिखो कोण एक बराबर है 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हैं शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गई बात? आगे आ, लेकिन हमें तो x चाहिए। अब जब कोई तिर्यक रेखा हम खींचते हैं तो उसके एक ही तरफ आने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसका नाम x है तो आप लिख दो कोण एक जमा x बराबर है 180। इसका कारण लिखोगे। अब आप ये वैसे तो 2 ही नंबर का सीधा भी करके आ सकते थे आप। तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योग 180 होता है। अब एक का मान कितना है? 110 जमा x बराबर है 180। 110 को उस तरफ ले जाओ, 180 में से घट जाएगा तो x 180 में से 110 घटाओगे तो 70 डिग्री आएगा। तो हमारा x का उत्तर 70 डिग्री आ जाएगा। इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे कि जब ये कोण 110 डिग्री है तो ये नीचे वाला 70 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण 180 डिग्री है। अब देखो ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये कोण 70 है तो ये दोनों कोण भी, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे क्योंकि ये अंतःएकांतर कोण है, तो ये भी 70 का आ जाएगा। तो x का उत्तर घूम फिर के 70 ही आना है। 32वें पे आ जाओ। बाह्य कोण x का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल x। किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो उसके सामने वाले दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है और दोनों आंतरिक कोण 65 और 45 के हैं। तो x का मान 65 जमा 45 हो जाएगा। 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 1 11, 110 डिग्री। जिन बच्चों को ना जोड़ना आए अलग से अपना ऐसे जोड़ के देख सकते हो। कारण मैंने बोल दिया, आप लिख के आ सकते थे पेपर में कि बाह्य कोण का योग दो सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। 33वां लास्ट प्रश्न है 2 नंबर का। 3:1 के प्रत्येक भाग को प्रतिशत में बदलें। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो 3:1 इनटू परसेंटेज। देखो 3:1 है, आनुपातिक योग कितना हो गया? 4। तो पहला भाग है 3, कितने में से? यहाँ लिख लो, पहला भाग 4 में से 3 है ना, तो 3/4 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 और 3 की गुणा करेंगे तो 75% आ जाएगा। अब आप ले लीजिए दूसरा भाग जो कि 4 में से 1 है, 4 में से 1 है, उसका प्रतिशत बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 से कम 25, 25%। आसान सा था भाई। ये तो हो गया अनुपात, यहाँ लिख देना, ऐसे लिख देते भाई आप, अनुपात इतना कुल इतना। अब आ जाओ पार्ट डी पर जिसमें 3-3 नंबर के 8 प्रश्न हैं, वो भी आसान है। पार्ट डी शॉर्ट आंसर टाइप 34 से 41 हल करना है। तो पहले 34वां ही देखते हैं। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करें। 3/13 भाग में -4/65 यहीं हल करूंगी। 3/13 को यूं का यूं लिखेंगे। जो ये भाग है इसे गुणा में बदलकर बाद वाली रकम का व्युत्क्रम ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं तो 65/-4। ब्रैकेट लगाओ, लगा लो, मत लगाओ। नीचे ऊपर वाला अगर एक ही पहाड़े में आता है तो करना काटना। 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 4 या 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो ऊपर तो 3 और 5 रह गया, तो दोनों की गुणा कर देंगे। 3 पंजे 15 और नीचे 4 और 1 की, -4 और 1 की करेंगे तो -4 और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको -15/4 भी लिख सकते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जरा 3-3 नंबर में भी इतने आसान प्रश्न आपको दे रखे। 35वां देखो। यदि p बराबर है -2 है तो 4p जमा 7 का मान ज्ञात करो। यहाँ पर लिख दो p बराबर है -2 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 4 के ब्रैकेट में -2 जमा का 7। 4 दूनी होता है 8, जमा घटा घटा जमा 7, घटा का 8 जमा का 7, विपरीत चिन्ह है, 8 में से 7 गया 1, -1 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा।
36वें पे चलो, बहुत ही आसान है, मैं तो एक ही मिनट में फटाफट इशारा करवा सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से मैं समझा दूँ। 36वें पे आ जाओ, घातांक के रूप में व्यक्त करें। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 गुणा 6 गुणा 6, 7 गुणा 7 गुणा 7। एक ही सेकंड का प्रश्न है। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5 गुणा 6 कितनी बार आया है? 3 बार, गुणा 7 कितनी बार आया है? 3 बार। हो गया घातांक के रूप, खत्म प्रश्न। बस इतना सा था। 37वें पर आ जाओ, आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम ज्ञात करो। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एक और आ चुका है रोटेशनल सिमेट्री का, 4 मुंह है, किधर से भी घुमा लो एक जैसा घूमेगा, तो 4 सिमेट्री के क्रम है। बस इतना सा आपको करके आना था कि इसके 4 क्रम हैं, इसकी घूर्णन सममिति के 4 क्रम हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 38 पर। इसका आपने मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अब मानक रूप में क्या होता है कि जो दशमलव है वो पहले स्थान के पीछे आनी चाहिए। 3.9087 आना चाहिए, यानी ये दशमलव यहाँ से उठकर 4 स्थान पीछे आ जाएगा। तो दशमलव जब 4 स्थान पीछे आएगा, 39,087.8 का मानक रूप लिखना है। तो दशमलव 4 स्थान पीछे आएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 3.90878, और गुणा में 4 स्थान पीछे गया है तो 10 की घात 4 आ जाएगा, और ये आपका मानक रूप हो जाएगा। अगर 4 स्थान आगे जाता तो घात -4 आ जाती। इतना सरल सा प्रश्न है। और चूंकि ये प्रश्न आपका 3 नंबर में आया है, तो आप इसको थोड़े लंबे मेथड से भी कर सकते हो। वो लंबा मेथड भी मैं बता देती हूँ। वैसे नंबर इसके भी आपको पूरे मिल जाने थे। जैसे मान लो थोड़ा सा यही ले लें, तो ये बन गया 39,087.8 था, ठीक है। तो 0.8 था, और मुझे क्या करना है कि इसका जो दशमलव है वो पीछे ले जाना है। तो पहले इसका दशमलव यहाँ से हटाया, और अब मुझे क्योंकि 4 स्थान पीछे ले जाना है, तो मैं यहाँ 4 बार तो इसको भाग करूँगी, और 4 ही अंकों से यानी कि 10,000 से इसको गुणा करूँगी, और 10,000 से इसको कर दूँगी मैं भाग। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा अब लंबा करेंगे। तो यहाँ इसको आपने इस हिस्से को ध्यान से देखना है। तो ये बन रहा है 3,90,878, और इसके नीचे आ रहा है आपका 1 लाख, और इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 4। अब मैं जब इसको इससे भाग करूँगी तो 1 2 3 4 5 अंक नीचे 0 है, तो 5 अंक पीछे दशमलव यहाँ से चला जाएगा, और वही बात फिर आ जाएगी। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, और ये हमारा मानक रूप आ जाएगा। तो इस अगर वो ऊपर वाला भी आप करके आए होंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। थोड़ा ध्यान से करना है। दी गई आकृति में शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या लिखिए। राइट द नंबर ऑफ वर्टिसेज, फेसेस एंड एजेज ऑफ दिस फिगर। अब अगर ये एक खाली क्यूब होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप ध्यान से देखो तो इसको यहाँ से ऐसे ना काट दिया गया है, तो ये भी एक फलक बढ़ जाता है। अभी क्यूब है नहीं मेरे पास। यहाँ क्यूब में देखो 6 फलक होते हैं। लूडो खेलते हो ना आप, लूडो खेलते हो तो 1 2, एक इधर होगा 3, एक इधर 4, एक नीचे है 5, और एक पीछे है 6, और एक ये हो जाएगा 7। तो इसके जो फलक होंगे, इंग्लिश में कहूँ तो जो इसके फेसेस होंगे वो 7 होंगे। अब जब मैं शीर्ष की बात करूं, किनारों की बात करूं, वर्टिसेज की बात करूं, तो साफ दिखाई दे रहा है कितने किनारे हैं, कोने जिनको आप बोलते हो। तो 1 2 3 12 तो वैसे होने थे, 4 5 6, एक पीछे यहाँ रह जाएगा 7 है, और 8 और 9 और 10, ठीक है। वैसे हमारे कितने किनारे होते थे? इसके 8 होते थे। 2 किनारे कट करने की वजह से हमारे बढ़ गए हैं, किनारे नहीं, शीर्ष बोल रही हूँ मैं। जिसके 8 शीर्ष होते थे, लेकिन हमारे 2 शीर्ष ये कट कर दिया, इस वजह से बढ़ गए हैं, तो 10 शीर्ष हो जाएंगे। और अब आ जाओ अपने किनारों पर आ जाओ, एजिज पर आ जाओ। तो एजिज वैसे तो 12 होते हैं, 1 2, एक के पीछे होगा नीचे 3 और 4 इस दीवार पे होंगे हैं, 8 और 4 नहीं होंगे। देखो एक मिनट ध्यान से देखना, 1 2 3 और 4, 5 6, एक ये 7 और 8, और जिस पे पेन फिर गया वो नहीं लेंगे हम, 9, और एक ये हो गया 10,
और एक ये हो गया 11 और एक ये हो गया 12 और 13, 14 और 15। तो आपके 15 किनारे हो जाएंगे। पहले इसका एक ऑयलर का हमारा फॉर्मूला आता था जिससे हम जांच कर लिया करते थे कि भी हमारा ये ठीक है या नहीं है। F + V = E + 2, 8वीं में मिल जाएगा आपको वो देखने के लिए। तो इससे हम जांच कर लेते हैं कि 7 + 10 और बराबर है 15 + 2, तो 17 बराबर 17 आ गया। इसका मतलब हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। आ जाओ प्रश्न संख्या 40 पर। -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? अब जब हमें -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं तो हम इसका रूप बदल देंगे। -1 को मैं इसकी तुल्य भिन्न में बदल दूं। 3 निकालनी है तो मैं अगर -1 को 4 से गुणा कर दूं और 4 से भाग कर दूं तो ये ऊपर बन गया -4 और बटे में 4। और 0 को भी मैं 4 से गुणा कर दूं और 4 से भाग कर दूं तो ये बन गया 0/4। ये संख्या रेखा पर आपको पता होना चाहिए। ये हो गया -4/4, ये हो गया 0/4। इनके कर दिए हमने 4 हिस्से। ठीक है, तो ये हिस्सा हो जाएगा -3/4, ये -2/4 और -1/4। और ये वो 3 संख्याएं होंगी जो इन दोनों के बीच आने वाली परिमेय संख्या होंगी। तो इनको आप लिख के आओगे। माइनस आए होंगे कि -1 और 0 के बीच आने वाली 3 परिमेय संख्या बराबर है। और अब ये संख्याएं आपने लिखनी थी -3/4, -2/4 और -1/4। समझ में आई बात? 3 संख्याएं निकालनी थी तो 4 से गुणा भाग कर दिया था। अब है 41वां प्रश्न। ये है त्रिभुज का। त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज एंगल C राइट एंगल्ड एट C। एक मिनट, इसको हम अपना सीधी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। एक रेखा ये ले ली, एक ये ले ली हमने, एक भुजा ये ले ली बेटा, और एक ये ले ली हमने, और एक ये ले ली। बन गया ये त्रिभुज एक तरह से आपका। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया जिसमें ये जो एंगल है ना C 90 डिग्री का है, और A और B कहीं भी हो सकते हैं। AB 25 है तो AB कर्ण है जो कि 25 सेंटीमीटर है। AC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो आपने इस BC का मान ज्ञात करना है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम कर ली होगी और आपको पता है क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमने एक नियम सीखा था कि ये सारा लिखना है, सारी बातें आपने लिख के आनी थी। त्रिभुज ABC में AB 25 सेंटीमीटर है, AC अपना 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB का वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। BC का वर्ग करेंगे और AC का वर्ग करेंगे तो AB का वर्ग आ जाएगा। अब AB कितना है? 25, यानी 25 का वर्ग, और BC हमने ज्ञात करना था, और AC कितना है? 7 का वर्ग। वर्ग आपको मैंने बताया था, वर्ग का मतलब है घात के रूप में 7 को 7 से गुणा करना। तो यहाँ तो मैंने 25 को 25 से गुणा करना है, बराबर में BC का वर्ग, और यहाँ मैंने 7 को 7 से गुणा करना है। 25 को 25 से अब आप गुणा कर लेना, मैं उत्तर लिख रही हूँ 625 आएगा, और BC का वर्ग, और 7 का 7 से गुणा करोगे 49। अब इस 49 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी और 625 में से 49 को घटा दूंगी। ठीक है, तो 625 में से जब मैं 49 को घटाऊंगी तो 15 में से 9 गए 6 और 576 आएगा। अब 576 के आपको करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, या फिर आपको वर्ग और वर्गमूल का जो चैप्टर है उसमें से आपको वर्ग आना चाहिए, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये अपना 24 का वर्ग होगा। 24 को 24 से करोगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 18, और भाई 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 2 ऐसे जोड़े बनाते हैं, फिर हम 2 और 2 और 3। ठीक है, मैं यहाँ बता दूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यानी 24 को जब मैं 24 से गुणा करूंगी तो 576 आना है। तो इस 2 से ये 2 हट जाता है और BC का मान 24 सेंटीमीटर
आ जाएगा। पाइथागोरियन त्रिक भी होते हैं ये, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब चलते हैं सेक्शन ई पर, जिसमें हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन रह जाते हैं। ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। प्रथम 42वां देखें, प्रथम और द्वितीय सत्र में एक छात्र का प्रदर्शन दिया गया, दोहरा दंड आलेख खींचिए। मैं जल्दी से दिखा दूं, ये उसके बच्चे के नंबर हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर अपना दंड आलेख के लिए जगह बनाएंगे। दंड आलेख के लिए आपने क्या करना था कि दो आपने एक वर्टिकल यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी थी, ठीक है, और फिर आपने एक अपनी क्षैतिज रेखा खींचनी थी। ये आपने खींच दी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने नीचे तो विषय दिखाने हैं, सब्जेक्ट दिखाने हैं अपने इक्वल इंटरवल पर। यहाँ तो विषय आ जाएंगे, थोड़ा अगर कट रहा हो तो आप ध्यान रखेंगे, एक बराबर बराबर दूरी पर हम ले लेंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस। और यहाँ आपके अंक आएंगे जो कि आपके 95, 88, 81, 73, 72 तक जा रहे हैं। तो हम 10-10 के अंतराल पर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये इस तरफ हमने लिखे हैं बच्चों के अंक, ठीक है, जो कि 10-10 के अंतराल पर मैंने दे दिए हैं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मैं जल्दी से इसको बताऊंगी। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में, प्रथम सत्र आपको यहाँ पर मेंशन करना था कि प्लेन चित्र जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिस चित्र में हम लाइन खींच रहे हैं वो अपना सेकंड सेमेस्टर का है। दोनों डायग्राम इकट्ठे बनाने थे आपने। पहले सेमेस्टर में इंग्लिश में 67 थे और दूसरे में है 70। तो पहले सेमेस्टर के लिए आपने क्या करना है कि ये अपना इंग्लिश है, तो आपने 67 कहाँ, ये 60 है, तो 60 के बीच में ये 65 है, तो यहाँ कोई आपका 67 जाएगा। तो आपने इंग्लिश से पहले एक आरेख खींचना था 67 तक, ये इस तरीके से देख लीजिए ध्यान से, खिंच गया। ये आरेख आपका प्रदर्शित करेगा पहले सेमेस्टर को, ठीक है। अब इसी के पैरेलल में मैं दूसरा रंग यूज कर रही हूँ। हम दूसरा आरेख खींचेंगे कि दूसरे सेमेस्टर में बच्चे के इंग्लिश में 70 नंबर थे और आपकी जो 70 की लाइन है वो यहाँ जाएगी, 70 की लाइन यहाँ जाएगी। तो इतना ही चौड़ा मैं एक चित्र और यहाँ से एक लाइन और खींचने जा रही हूँ, और ये इस तरीके से और ये आपका दर्शाएगा दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स को। आप चाहें, अभी आपके पास 2 रंग नहीं थे तो आप इस तरीके से भी अपना दिखा सकते थे कि पहले सेमेस्टर के नंबर को मैंने प्लेन डायग्राम का नाम दे दिया और दूसरे सेमेस्टर के नंबर को मैंने शेडेड उससे बनाया है। इनके ऊपर आप इनके अंक लिख कर आना चाहते थे तो वो भी लिख सकते थे, 67 और 70। ये हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद आ जाओ हिंदी में 72 और 65 हैं। तो पहले हम येलो कलर को ले जाएंगे 72 तक। अब 72 को यहाँ 70 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ जाएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिटाना था, तो आप इसको ले जाएंगे 72 तक, ठीक है भाई। फटाफट से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। और फिर हम ले जाएंगे 65 तक। तो 65 तो यहाँ बीच में ही कहीं यहाँ आएगा, तो बाकी का मैं इरेज कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ औच पोच हो जाएगा सारा, यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ से मैं अपना एक लाइन ले जाऊंगी 65 तक, ठीक हो गया, खिंच गया। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो आप इरेजर की हेल्प से इरेज कर देंगे। मैं ज़्यादा इरेजर नहीं चलाऊंगी क्योंकि सारा फिर यहाँ से अपना इरेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपना तैयार करेंगे। और अब आ जाइए अपने तीसरे सब्जेक्ट पर। क्या है अपना तीसरा सब्जेक्ट? मैथ्स है। तो मैथ्स में हमारा 88 और 95 मार्क्स आ रहे हैं। तो 88 को यहाँ पर हमारा चला जाएगा लगभग इस जगह पर। तो यहाँ आप मैथ्स में 88 तक अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरीके से, है ना। और बस 2 ही नंबर का फर्क, नहीं 95 जा रहा है तो वाइट कलर से 95। अब 95 का अंदाजा कर लो, कोई यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ और मैथ्स से ही मैं
5 तक लगभग एक डायग्राम ले जाऊंगी, तो इस लाइन ले जाऊंगी, इसको भी लंबा करूंगी और इसको भी लंबा करूंगी। तो इस तरीके से हम अपने ये दंड आरेख यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है? अगला सब्जेक्ट हो जाता है साइंस और उससे अगला हो जाता है एसएसटी। तो साइंस में 81 और 85 है, तो 81, अब ये 80 से ऊपर ना यहीं कहीं 81 आएगा, इसको मैंने आइडिया कर लिया है। आप करोगे जब आपको भी आ जाएगा। तो बेटा जी ये ध्यान रखना है कि सब बिल्कुल बराबर उसके हों। तो ये लगभग ज़्यादा ऊंचा चला गया है 81 के हिसाब से, थोड़ा सा ऊंचा चला गया है, जल्दी से देखते हैं। बस लगभग इतना है 81 पे। ठीक है, एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देंगे। और 85 है ना, ये देख लो भाई, मैं साइंस में अपना ये 85 है, तो 85 पर लेंगे साइंस का अगला 85, ये ठीक जा रहा था अपना 85 तक। समझ में आ रही मेरी बात? और इसको आप ऐसे अपना शेड कर देना, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को, और लास्ट में इसी तरीके से अपना आपने एसएस का भी बना लेना है, जिसमें 73 और 75 हैं। तो जल्दी से वो भी मैं बना देती हूँ। 73 को यहीं तक आएगा आपका 70 ये लगभग 73 बनेगा, है ना। और अब आ जाते हैं बच्चे 75 पर। तो इससे थोड़ा सा ऊपर हमने लेना है, थोड़ा सा, बस इस तरीके से। तो ये हमारा द्विदंड आरेख आपने बनाना था 5 नंबर के लिए। यहाँ विषय लिख कर आना था। ये देख लीजिए, अगर कुछ दिक्कत आपको आ रही हो तो ये द्विदंड आरेख आपका था, जो जिसमें जो थोड़ा बहुत ये यहाँ पर ये डॉट वोट है, ये कुछ भी नहीं दिखने चाहिए उसके अंदर। सफाई से आपने ये सारा बनाना था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं जल्दी से। 2 प्रश्न और हमारे रह गए हैं। और अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 43। ये भी अपना डायग्राम पर बेस्ड है। एक घनाभ के आयाम 5, 3 और 2 सेंटीमीटर है। इसका एक सममितीय रेखा चित्र और एक तिरछा रेखा चित्र बनाएं। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5, 3 एंड 2। तो आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच आपने बनाना है। आइसोमेट्रिक में वैसे तो क्या होता है कि आपको ना जैसे डॉट्स मिलेंगे पूरे पेज पर, इक्वल डिस्टेंसेज पर ऐसे डॉट्स मिलेंगे। और 5 है तो 5 डॉट को मिलाना है, 3 लेंथ है, ब्रेड्थ है तो 3 डॉट्स को मिलाना और फिर 2 को मिलाना है। और इस तरीके से आपने बनाना था। अब यहाँ पर मेरे पास डॉट वाला तो है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि बिल्कुल सीधा आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 डॉट हैं, तो इन 5 डॉट को मिलाऊंगी मैं, तो ये 5 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई आ जाएगी। और जब हम इस तरीके से इसको लेंगे तो 3 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ जाएगी। लेकिन मैं जनरली, मैं तो जो क्यूबॉइड है वो ये प्रेफर करती हूँ बच्चों को कि हम इस तरह से एक अपना ये लेकर एक रेक्टेंगल लेकर हम बनाएं। ठीक है, तो ये मैंने 2-2 सेंटीमीटर की हाइट ले ली और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, मैं इसको साथ साथ यहाँ लिख भी देती हूँ। ये 5 हो गया और ये 2। और अब क्योंकि मेरी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर हम लेकर, ठीक है ध्यान देना, यहाँ से 3 डॉट्स दिखेंगे आपको, उस पर 3 डॉट्स दिखेंगे, तो वो 3 डॉट्स लेकर हम यहाँ से फिर ये अपना 2 सेंटीमीटर अपना फिर उठा देंगे और 3 ही इधर से लेते हुए डॉट्स मिलेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, और अपना 2 इधर उठा देंगे। ठीक है ना। आप चाहें तो पहले ये इस तरह का एक अपना रेक्टेंगल तैयार कर सकते थे और इनको फिर अपना ऐसे, 1 मिनट इनको मैं ज्वाइन कर दूँ, अरे 1 मिनट, एज से एज मिलाना चाह रही थी मैं, हाँ जी। तो ये जो आपका क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा, ये आइसोमेट्रिक आपका क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा, सममितीय रेखा चित्र क्यूबॉइड का घनाभ का तैयार हो जाएगा। और तिरछा बनाना है, इसमें यहाँ ये वाली लाइन और ज्वाइन कर दीजिएगा, ये लाइन मैंने ज्वाइन नहीं की है लास्ट वाली, तो इसको और ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड का सममितीय रेखा चित्र हो जाएगा। और अब अगर हम बात करते हैं तिरछे रेखा चित्र की, तो तिरछे में कुछ नहीं करना था, ये आपका खड़ा हुआ, भाई यहाँ पे खड़ा बना दो, थोड़ा सा टेढ़ा आप अपना यहाँ पर वो बना सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा क्यूबॉइड आप ले लीजिएगा। यहाँ पर टेढ़ा बना, मतलब इसमें तो क्या है कि इसमें तो हर एज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो सारे के सारे, देखो ये भी दिख रहा है, ये भी, मतलब सारे के सारे फेस, सारे फलक दिखाई दे रहे हैं। टेढ़े में आपको 1-2 ही फलक आपके दिखाई देंगे, तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। मान लो ये वाला मैंने ले दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने ये ले दिया,
तो ये आपका क्यूबॉइड आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अब ये पूरा क्यूबॉइड आपको नहीं दिख रहा है, आपको इसका फ्रंट साइड और अप दिख रहा है, बैक और इधर नहीं दिख रहा है। तो ये आपका क्यूबॉइड का तिरछा अपना रेखा चित्र हो जाएगा या ऑब्लिक हो जाएगा। तो इसको तो मैं कह सकती हूँ कि तिरछा है और ये आपका सममितीय रेखा चित्र है। क्लियर हो गया? और अब जल्दी से इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वृत्त की परिधि 13.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई को आपने 3.14 लेना है। तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि वृत्त की परिधि कितनी है? 13.4 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र इसी पेपर में आ चुका है, 2 पाई r बराबर है 13.4 सेंटीमीटर। पाई का मान रख दीजिए 2 गुणा पाई की जगह पर 3.14। 3.14 का मतलब हो गया 314/100 गुणा r, और इसका भी दशमलव हटा दो तो ये हो गया 134/10। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r तो बेटा यहीं रह जाएगा, 134/10 गुणा ये जो 100 नीचे था ये उस तरफ ऊपर चला जाएगा, ये 314 ऊपर था ये नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर इसने जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, थोड़ा हम देखते हैं इसको काट के कटता है कि नहीं। 2 छिक्के 12 और 2 साते 14, ठीक है, 67 आ गया। और अब 67 के पहाड़े में 314 तो आएगा नहीं। ये देखते हैं 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 साते 14। तो ये आपकी जो त्रिज्या आएगी 67 गुणा 5, ध्यान देना, 67 गुणा 5/157। 5 साते 35, हासिल पाई 3, 5 छक्के 30 और 3 33। तो 335/157 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। कटेगा नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा इसने ना क्या कर रखा है कि ये 31.4 देता ना तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता। मुझे यहाँ मिस प्रिंटिंग लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सवाल इसी स्टेटमेंट से समझाऊंगी। तो ये तो आ गई आपकी त्रिज्या। और अब क्षेत्रफल निकालना है आपने वृत्त का। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई r का वर्ग होता है। तो पाई की जगह लगाएंगे 314/100 और r है 335/157 गुणा 335/157। ठीक है, इनको काट कर अब इससे ये कट जाएगा 2 पे, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, ये कट जाएगा। और नीचे आपका अभी मैं 100 को ही इसको काट देती हूँ, 2 पाँचे 10 और 0 ऊपर आए, अभी और भी कटेगा, 5 पे कट जाएगा, 5 एकम 5 0 और 5 छक्के 30 और 5 साते 35। बस अब आगे ये नहीं कटेगा। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 67 गुणा 335 बटे, अभी कटेगा, देखो 1 मिनट, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30 और 5 साते 35 है ना, मैं भी थोड़ा जल्दी कर रही थी। तो ये आपका बच्चे आ जाएगा 67 गुणा 67/2 गुणा 157। ठीक है, 67 और 67 की गुणा कर लेते हैं। तो अपना कितना आएगा, 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46, 6 7 42, हासिल पाई 4, 6 6 36 और 4 40, 9 8 4489। तो ऊपर आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10 और 11/314 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसे मैं अब दशमलव में नहीं बदलूंगी। तो ये आपका प्रश्न था। मैं यहाँ थोड़ा सा एक डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर एग्जामिनर यहाँ पर इसको 31.4 करता तो आपका ये काम थोड़ा आसान हो जाता। देखो मैं इधर इसको समझा देती हूँ कैसे, कि ये जो परिधि है 2 पाई r बराबर है 31.4 हो जाती, तो 2 ये हो जाता 314/100 गुणा r बराबर है 314/10। 314 से 314 कट जाता, 0 से 0 कट जाती और 2 पाँचे 10
और r का जो मान है वो 5 आ जाता और उससे आपका क्षेत्रफल और भी आसान आ जाता। पाई गुणा 5 का वर्ग यानी कि 314/100 गुणा 25, 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 157/2 वर्ग सेंटीमीटर या 2 7 14, 2 8 16 और इतने वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आता, जो सातवीं के हिसाब से सही होता। लेकिन मैंने आपको जो स्टेटमेंट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग भी ये सवाल समझा दिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन था आपके फाइनल पेपर का। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे ज़रूर लिखें। लेक्चर पसंद आए, समझ आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।